हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरी बीवी को मेरे छोटे भाई से बहुत लगाव था। वो अक्सर उसे गले से भी लगा लेती और मुझे इस बात पे गुस्सा आता था। एक रात बीवी को कमरे में ना देखा तो छोटे भाई के कमरे में चला गया, जहाँ मेरा छोटा भाई मेरी बेबी के ऊपर। आज भी जब मैं काम से घर वापस आया तो हॉल से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं वहां पर गया तो मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई दीपक दोनों बैठकर लूडो खेल रहे थे और दोनों इतने चिपक कर बैठे थे कि मुझे एक पल के लिए बहुत अजीब सा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे देखते ही दोनों ठीक होकर बैठ गए। उसी वक्त मेरी बीवी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो पकड़ी गई हो। मेरा भाई तो छोटा था, मासूम था, उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरी बीवी के चेहरे के उड़ते रंग ने मुझे हैरत में डाल दिया था। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, केवल छोटे भाई के साथ बैठी हंसती खेलती बातें करती। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों बेहद पास बैठे थे और मेरी बीवी ने उसके गले में अपना हाथ डाल रखा था। दूसरी बात यह थी कि उसके चेहरे का रंग मुझे देखते ही उड़ गया था। लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीर में ना लिया और अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये मंजर मुझे नज़र आने लगा। कभी मेरी बीवी दीपक को अपने हाथों में से खाना खिला रही होती तो कभी छोटी छोटी बात पर खुश होकर उसे फौरन गले से लगा लेती। मुझे ये सब अजीब लगा, क्योंकि हमारे घर में की तहजीब सभ्यता ऐसी ही नहीं थी। वो बेशक छोटा था, लेकिन था तो उसका देवर ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवर भाभी के रिश्तों को समाज एक अलग नज़रिए से देखता है। मेरी पत्नी भी काफ़ी समझ वाली थी, लेकिन ना जाने मेरे भाई के मामले में उसकी सारी समझबूझ कहाँ चली जाती थी। एक दिन मेरी माँ अचानक गिरी और बेहोश हो गई। मैंने पानी भी डालने की कोशिश की, बहुत आवाज़ भी दी, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी। उस बात ने मुझे खुद परेशान कर दिया और मैं तुरंत माँ को लेके हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर्स ने उनको चेक किया। फिर डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो मेरे सिर पर आसमान गिराने वाले को काफ़ी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मेरी माँ को कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज पर। अब तो उनका इलाज भी मुमकिन नहीं था। सब और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास बहुत कम वक्त रह गया था। इस खबर इस खबर ने तो हम दोनों भाइयों को जीते जी ही मार दिया। माँ ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें एक ही बात की फिक्र थी कि मेरे बाद घर का क्या होगा, क्योंकि छोटा भाई बहुत छोटा है और कदम कदम उसे गाइड करने की भी ज़रूरत है। मैं छोटे को संभाल लूँगा या नौकरी करूँगा या घर संभालूंगा, जबकि मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी और मैं हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा था कि उनकी बीमारी का कहीं से कोई इलाज ही हो जाए। लेकिन बड़े बड़े से डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। अब सिर्फ उनकी दुख और तकलीफ को कम किया जा सकता था। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी और बस दर्द से बचाव की दवा पर जी रही थी। लेकिन कभी कभी रात को उनका दर्द जब उठता तो उनकी चीखें दिल दहला देती थी। मैं तो सब कुछ भूल चुका था। ऑफिस वाले अच्छे थे कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे काम का ज़्यादा बोझ नहीं दिया। जब दिल चाहता घर आ जाता, क्योंकि मेरी मजबूरी सबको ही मालूम थी। मुझको घर पर भी देखना था और माँ को भी देखना था। और मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड से पाला था। मुझे घर के काम में कुछ भी नहीं पता था और अब तो ये हालत थी कि माँ को बाहर का खाना नहीं खिला सकते थे और घर का खाना मैं बना नहीं सकता था। ये बड़ी मजबूरी थी और हम परेशान हो गए थे। कभी मैं खाना बना लेती तो कभी कोई पड़ोसन खाना बना देती। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया, एक एड्रेस बताया और कहा कि ये मेरी दोस्त है, इसके घर जाकर मेरे बारे में बताओ और साथ लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उनसे उनकी दोस्त का एड्रेस लेकर शहर के एक छोटे से मोहल्ले की तरफ चल गया।
बड़ी मुश्किल से मुझे उस औरत का घर मिला। जब मैंने उनको माँ के बारे में बताया तो वो भी सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने फ़ौरन उस वक्त हमारे घर आने का फैसला किया। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। मेरा तो सारा ध्यान माँ की तरफ था। वो दोनों माँ बेटी हमारे घर आई। उसके बाद मैं घर की तरफ से खाली हो गया। वो दोनों मेरी माँ का मुझसे भी बढ़कर ख्याल रखती थी। उस लड़की का नाम सुमन था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। कभी कभी उससे बात हो जाती थी। उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। और जिस तरीके से उन दोनों ने घर संभाला हुआ था, मैं तो उनका शुक्रगुजार था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि सुमन से शादी कर लो। ये यही मेरी खुशी है और मैं हमेशा से ही उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए माँ की ख्वाहिश पूरी करते हुए मेरी शादी सुमन से सादगी से हो गई, जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं था। नाम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो लड़की मेरे नाम हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा था। मेरे लिए तो सब कुछ मेरी माँ थी। शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ चल बसी। लगता था जैसे वो सिर्फ मेरी शादी का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ के जाने के बाद दोनों माँ बेटी ने बहुत अच्छे से मुझे और मेरे छोटे भाई को संभाला था। मेरा छोटा भाई तो सुमन से बहुत ज़्यादा करीब हो चुका था। जब मेरी माँ को गए 10 दिन हुआ तो मेरी सास ने कहा कि मुझे अब जाना होगा। मैं ज़्यादा टाइम तुम लोगों के घर तो नहीं रह सकती, इसलिए वो चली गई और मेरी बीवी यहाँ पर ही रह गई। उसने अच्छे से घर को संभाल लिया था। मैं घर की तरफ से बेफिक्र हो गया था। अब मुझे इस बारे में पता चल गया कि वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। उसने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और अपने हमसफ़र को लेकर ऐसे ही लड़की मेरे दिमाग में भी थी। बिना मांगे ही भगवान ने मुझे ऐसी लड़की दे दिया था। मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार था, जो जाते जाते भी मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला करके गई। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरनी शुरू हो गई थी और एक बहुत झटके बाद जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलनी शुरू हो गई थी और शायद चलती ही रहती, अगर मेरे दिमाग में अपने छोटे भाई और पत्नी को लेकर शक पैदा ना होता। क्योंकि मैंने इस बात पर गौर किया था कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज़्यादा मेरे छोटे भाई का ख्याल रखती है। शुरू में तो मुझे लगा कि माँ के जाने से वो ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरने के बाद वो संभल गया और स्कूल वगैरह भी जाने लगा, तब भी मेरी पत्नी उसी पर ज़्यादा फोकस करती थी। हमारे घर में खाना उसी की पसंद का बनता था। मेरी पसंद नापसंद क्या है, ये शायद मेरी पत्नी को मालूम नहीं था। मेरे छोटे भाई को क्या पसंद है, ये सब उसको मालूम था। शुरू में तो वही सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मेरी पत्नी मेरे भाई का इतना ख्याल रखती है, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का से उलझन होने लगी थी। ये चीज़ें मुझे बेकरार करने लगी थी। अगर मेरी पत्नी सिर्फ मेरे भाई का ख्याल रखती तो भी बात ठीक थी, उसकी पसंद के खाने बनाती तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन दोनों का हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना और बात बात पर एक दूसरे से हाथ मिलाना, गले लग जाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि बेशक मेरा भाई बहुत छोटा था, लेकिन उसका भाई नहीं था। अभी वो छोटा था, कल को वो बड़ा भी हो जाएगा। और वो खास छोटा भी नहीं था, 8th में पढ़ता था। और आजकल के मोबाइल ने बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया है। ये सब बातें अगर मैं सोच सकता हूँ तो मेरी पत्नी क्यों नहीं सोच सकती। इसलिए मुझे उससे गिला था और धीरे धीरे मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मेरी पत्नी भी इस बात को समझ जाए। लेकिन वो मुझे ही समझाना हो जाती थी कि वो बच्चा है, आपको क्या हो गया है और आप छोटे बच्चे पर बिना वजह शक कर रहे हैं। उस पर मैं क्या कहता कि मुझे इन दोनों पर शक है, लेकिन मैं आने वाले तूफान को रोकना चाहता था। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। हमारी शादी को 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी भी मेरी पत्नी और मेरे भाई के बीच करीबी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। और शायद मैं समझौता भी कर लेता, वो दोनों किसी बात पर
हंस रहे होते, खेल रहे होते, लेकिन मेरे सामने आते ही वो दोनों ऐसे शांत हो जाते जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बल्कि सबसे ज़्यादा रंग तो मेरी पत्नी का उड़ता था और उसने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कोई भी ऐसी बात अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया था जिस पर मैं उनसे खुल के बात कर सकता। वो शायद दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरतमंद हो गए थे, क्योंकि मेरे सामने वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। पर मुझे ये तो मालूम था कि मेरे पीछे वो अब भी मिलते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन मेरे सामने ऐसे शांत हो गए हैं। पर इस बात ने मुझे और ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी भला ये सब क्यों कर रही है, और जब मैंने उसे मना किया कि मेरे भाई के ज़्यादा करीब ना जाए, तो फिर उसे क्या ज़रूरत है उसके ज़्यादा करीब जाने की। उसे ये बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि उसका रिश्ता मुझसे था और उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए था। मेरे भाई का ख्याल रखना या फिर उसकी ख्वाहिश पूरी करना उसके फ़र्ज में शामिल नहीं था। फिर भी वो उसको पूरी अहमियत देती थी। एक दिन रात को मेरी आँख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी, और मुझे हैरत हुई कि वो इतनी रात को कहाँ है, क्योंकि वॉशरूम की लाइट ऑफ थी। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो वापस ना आई तो मैं उठकर बाहर आ गया कि देखूं मेरी बीवी कहाँ है। मुझे हैरत तब हुई जब रात को किचन से बातों की आवाज़ आई। मैं किचन की ओर तरफ बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी और मेरा भाई आधी रात को किचन में बैठे हुए थे और मेरे भाई के सामने नूडल्स का कटोरा पड़ा हुआ था और मेरी बीवी उसे अपने हाथों से खिला रही थी और साथ लाड भी कर रही थी, जबकि मेरे भाई का मुंह बना हुआ था जैसे उससे ज़बरदस्ती की जा रही हो। मैं परेशान होकर रह गया। मैं उसी वक्त उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान हो गई हो, कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कड़ी आवाज़ में पूछा कि ये क्या हो रहा है आधी रात को। मेरे भाई ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, फिर भी भाभी मुझे नूडल्स खिला रही हैं। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने कहा कि उसने रात को खाना नहीं खाया था, इसलिए बनाए हैं। मैंने अपनी पत्नी को डांट दिया कि उसने रात को खाना नहीं खाया, तो ये ज़बरदस्ती खाना तुम रात को ही उसको क्यों खिला सकती हो। आधी रात को उठकर खाना खिलाने की भला क्या ज़रूरत है। और जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा भाई कोई मासूम बच्चा नहीं है, इससे दूर रहा करो, फिर तुम ये सब। मैं दोनों को डांट कर आ गया था। थोड़ी देर बाद ही वो आकर सो गई। इस घटना के बाद मैंने नोट करना शुरू किया कि वो दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे रहते थे, लेकिन शायद ये सब कुछ मेरे सामने ही था। एक बार फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे गुस्सा आया। मुझे मालूम था कि वह मेरे भाई के साथ होगी, इसलिए मैं तुरंत किचन की तरफ गया, लेकिन किचन की लाइट ऑफ थी। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अब मैं अपने भाई के कमरे की तरफ गया तो सामने का नज़ारा मुझे परेशान करने को काफ़ी था। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। ऐसे मुमकिन है? मेरी पत्नी चाहती क्या है? मैं बहुत गुस्से में था। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो वो दोनों मुझे देखकर परेशान हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों एक ही बिस्तर पर साथ साथ गले में बाहें डालकर लेटे हुए थे। मुझे देखते ही फौरन ही पीछे हट गए। मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने डांट कर कहा कि अब मुझे सच बताओ कि ये क्या ड्रामा है, तुम ये क्या कर रही हो। जब मेरी पत्नी ने मेरे गुस्से वाले तेवर देखे तो वो रोने लगी। उसने कहा, क्या आप मुझे गलत समझ रहे हैं? मैंने उससे कहा कि जो मैंने देखा है मैंने वही समझा है। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो तुम्हें मेरी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने घर में नहीं होने दूंगा। उस पर उसने मुझे ये जो सच बताया वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है, और अब ये सब कुछ देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की?
उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने चीख कर कहा कि पहले सच्चाई सुनिए आप, फिर चाहे जो अंदाज़ा लगाते रहिएगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बताओ ऐसी क्या हकीकत है जो मैं नहीं जानता हूँ। उसने बताया कि ये आपका नहीं बल्कि मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। ये मेरा अपना है, इसलिए मैं इसको गले भी लगा लेती हूँ और इसका इतना ज़्यादा ख्याल भी रखती हूँ। ये आज भी रात को डर गया था, इसलिए मैं इसके पास आई हूँ और ये रात को डर जाता है। रात को रोज़ 1 से 2 बार उठकर इसको देखती हूँ। जिस रात आपने देखा था कि मैं इसको खाना खिला रही थी, उस रात भी ऐसा ही हुआ था। ये भूख की वजह से सो नहीं पा रहा था, लेकिन उस दिन मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया था, इस वजह से उसने खाना नहीं खाया था। इसलिए मैं उसको ज़बरदस्ती रात को नूडल्स खिला रही थी। मैंने उससे कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? मैं इतना छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। जब ये पैदा हुआ मुझे अच्छी तरह से याद है, इसलिए ये तो मेरा ही भाई है और ये बात मैं जानता हूँ। फिर इस बात को मैं कैसे मान सकता हूँ? और ये तुम कैसे कह सकती हो कि यह तुम्हारा सगा भाई है? इस पर उसने जो बात बताई मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने बताया कि आपकी माँ और मेरी माँ दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक ही गांव से थी। उन लोगों ने हमेशा साथ पढ़ा और हमेशा से ही साथ रहती थी। लेकिन मेरी माँ का रिश्ता आपके पिता से बचपन से ही तय हो गया था। लेकिन कॉलेज के वक्त मेरी माँ को मेरे पापा से प्यार हो गया और इस बात की गवाही आपकी माँ थी। इसलिए उन्होंने आपकी माँ की मदद से भागकर शादी किया था, जिसकी वजह से उन दोनों को ही घर से निकाल दिया गया और आपकी माँ की ज़बरदस्ती शादी आपके पिता से करवा दी गई और आपके पिता सारी ज़िंदगी ये रिश्ता कबूल नहीं कर सके। उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने की शर्त ये लगाई थी कि दोनों दोस्त आपस में कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर रही थी और फिर ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता के घर शादी के 3 साल बाद तक कोई औलाद नहीं थी, जबकि आप पैदा हो चुके थे और 3 साल बाद मैं पैदा हुई थी। तो मेरे खानदान ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। उनको लगता था कि शायद मैं बड़ी होकर जायदाद में हिस्सा मांगूंगी। मेरे पिता ने लिखकर दे दिया कि मेरी बेटी आपसे कभी हिस्सा नहीं मांगेगी। इस तरह मेरी जान बच गई। मेरे पिता और माँ अलग रहते थे, लेकिन आपकी माँ और मेरी माँ हमेशा मिलते थे। मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे ये सारी बातें पता चली और फिर भगवान का करना ऐसा हुआ कि मेरी माँ के घर में बेटा पैदा हुआ। ये मेरा भाई है, लेकिन आपकी माँ ने एक किन्नर को जन्म दिया। आपके पिता ने तो पहले ही शादी को कबूल नहीं किया था। किन्नर किन्नर की माँ बनने पर वो आपकी माँ को डिवोर्स दे देते और इधर से मेरे भाई के पैदाइश की खबर मेरे घर वालों को हो जाती तो यकीनन वो मेरे भाई को मार देते, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे पिता की मौत हो चुकी थी। उन दोनों दोस्तों ने एक ही हॉस्पिटल में अपना केस करवाया था, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों को साथ मिलाकर दोनों ने प्लान बनाया और किन्नर मेरी माँ की गोद में डाल दिया गया और मेरे भाई को आपकी माँ की गोद में, और सिर्फ वही बताया गया कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ है और मेरी माँ को किन्नर पैदा हुआ है। इस खबर ने मेरे घर वालों को बहुत खुश कर दिया और जल्द ही उस किन्नर को मेरी माँ ने उसकी बस्ती में छोड़ दिया। और मेरे पढ़े लिखे होने पर भी मेरे घर वालों को ऐतराज़ था। मेरे मामा के घर वालों का एक ही कहना था कि तुम अपनी बेटी को छोड़कर आना चाहती हो तो जिस वक्त भी आना चाहोगी, घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी माँ मुझे कैसे छोड़ देती। इसलिए हम दोनों एक छोटी सी बस्ती में रहने लगे। मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती रही और अब मैं खुद जॉब करती थी। पहले से घर के हालात अब अच्छे हो गए थे, लेकिन मेरी माँ और आपकी माँ दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलती रहती और हम दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। जब आप मेरे घर आए और मेरी माँ को पता चला कि आपकी माँ बीमार है तो वह उनके लिए आपके घर आ गई, और जब हम दोनों की शादी हो गई तो वह अपने मायके चली गई। ये है सारी हकीकत, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। तो
उस पर उसने अपने और अपने भाई के डीएनए की रिपोर्ट दिखाई, जो इस बात को सच साबित कर रहा था। फिर मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गया। मैंने उन दोनों से माफ़ी मांगी और शायद यही मेरे लिए बेहतर भी था। मैंने अपनी सास को वापस बुलाया और जो अपने मायके में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि हमें एक माँ की ज़रूरत थी और सास भी माँ होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।